तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए पहला वार तुम कर सकते हो। तन्मय निझूमी की भौं हल्की सी सिकुड़ गई। उसकी नजर बार बार निया के हाथ में पकड़े करमधनुष पर जा रही थी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। यह धनुष कहीं देखा हुआ लगता है। उसे अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार वह शौर्य एकेडमी के तीरंदाज विभाग में एक प्रतियोगिता देखने गया था। वहां एक स्टूडेंट ने बिल्कुल इसी तरह का धनुष इस्तेमाल किया था। दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे। बस फर्क इतना था, उस समय वाले धनुष में कोई जादुई कोर या दानवी कोर नहीं लगे थे, जबकि निया के धनुष में कई दानवी कोर जड़े हुए थे। इसी वजह से तन्मय ने मन ही मन सिर हिलाया। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। उसने मान लिया कि वह धनुष वही नहीं हो सकता। असल में निया ने करम को खुलेआम इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि तन्मय जैसे सीधे सादे दिमाग वाला लड़का यह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसने अपने धनुष में दानवी कोर जोड़ दिए हैं। अब मैदान में तीरंदाज और तलवारबाज आमने सामने खड़े थे। कुछ पल के लिए दोनों में कोई हरकत नहीं हुई। चारों तरफ खड़ी भीड़ निया के हाथ में पकड़े धनुष को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उन्हें उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। यहां तक कि उसमें लगे दानवी कोर भी बहुत सस्ते किस्म के लग रहे थे। आमतौर पर दानवी कोर हथियारों पर सिर्फ अभ्यास के लिए लगाए जाते थे। बहुत कम लोग उन्हें अपने निजी हथियारों में लगाते थे। और फिर करम धनुष में कोई खास चमक भी नहीं थी, इसलिए किसी को भी यह कोई अनमोल हथियार नहीं लगा। भीड़ के लोगों ने मन ही मन सोचा, यह बदसूरत सा लड़का शायद किसी गरीब परिवार से होगा, इसीलिए उसके पास सिर्फ अभ्यास वाला हथियार ही है। दूसरी तरफ तन्मय निझूमी के हाथ में जो लंबी तलवार थी, वह बेहद तेज और शानदार थी। उसके हत्थे में एक बड़ा 8वें स्तर का जादुई कोर जड़ा हुआ था। ऐसी तलवार देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह एक बेहतरीन हथियार है। अब तो लगभग हर किसी को साफ दिख रहा था, निया की हालत इस मुकाबले में काफी कमजोर थी। एक दुबला-पतला लड़का, हाथ में टूटा-फूटा धनुष, और सामने खड़ा एक खूबसूरत और ताकतवर एडवांस तलवारबाज जिसके हाथ में मजबूत तलवार थी। यह देखकर तो कोई मूर्ख भी समझ सकता था कि उस दुबले लड़के के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। भीड़ के लोगों को लगा कि यह मुकाबला बहुत उबाऊ होने वाला है, क्योंकि पहले से ही साफ था कि जीत किसकी होगी। तभी तन्मय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए पहला वार तुम कर सकते हो। वह अपनी ताकत का फायदा उठाकर किसी कमजोर को दबाना नहीं चाहता था। उसका विरोधी कम उम्र का था और उसके पास साधारण हथियार भी था, इसलिए उसने उसे पहला मौका देने का फैसला किया। हालांकि इसके पीछे कोई महान भावना नहीं थी। असल में तन्मय सिर्फ इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचना चाहता था, क्योंकि सच कहें तो उसे उस बिगड़ी हुई लड़की शिवानी के साथ समय बिताने से कहीं ज्यादा मजा इस लड़के के साथ मजाक मस्ती करने में आ रहा था। निया ने आत्मविश्वास से भरे तन्मय को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सच? तो फिर मैं खुशी खुशी यह मौका लेती हूँ। तन्मय ने कंधे उचकाए। हाँ, शुरू करो, मजे से। निया ने अपनी तीरों की तरकश निकाली और कमर से बांध ली। फिर उसने एक तीर निकाला और करम धनुष पर चढ़ा दिया। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। सिर्फ ताकत है, दिमाग बिल्कुल नहीं। क्या आसान शिकार मिला है? भीड़ में किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह लड़का उस कमजोर धनुष से किसी एडवांस तलवारबाज को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि तन्मय निझूमी को भी ऐसा नहीं लगा। इतने छोटे तीर, वो भी एक कमजोर धनुष से, वे शायद किसी मध्य स्तर के जादूगर को भी चोट न पहुंचा पाए। तो फिर एडवांस तलवारबाज को क्या नुकसान करेंगे? लेकिन किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे ही निया ने तीर चढ़ाया, उस तीर पर धीरे धीरे जादुई शक्ति जमा होने लगी थी। स्विश! अचानक तीर बिजली की रफ्तार से धनुष से छूट गया।
और सीधा तन्मय की तरफ उड़ गया। तीर इतनी तेजी से निकला कि किसी की आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाईं। लोगों को बस इतना दिखा जैसे रोशनी के बीच एक चांदी सी चमक लहराकर निकल गई हो। तन्मय उस समय बिल्कुल निश्चिंत खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसे उस तीर की ताकत का एहसास हुआ जो उसकी तरफ आ रहा था। वह तुरंत मुड़ा और छलांग लगाकर तीर के रास्ते से हट गया। भीड़ को लगा अब तो तीर सीधा जमीन में जा गिरेगा, लेकिन उसी पल एक और चांदी सी चमक पहले से भी तेजी से हवा को चीरती हुई निकल गई। दूसरा तीर आकर पहले तीर के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से से टकराया। टक्कर इतनी सटीक थी कि पहले तीर की दिशा ही बदल गई और वह मुड़कर फिर से तन्मय निझुमी का पीछा करने लगा। और उस पल पूरे मैदान में खड़े लोगों की आंखें फैल गईं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगा था कि यह लड़ाई शायद उतनी आसान नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। और अगले ही पल जो होने वाला था वह इस पूरे मुकाबले का रुख पलट सकता था। लगभग आज के 20 भाग हो गए हैं। प्लीज मुझे स्टिकर दीजिए, प्लीज, जिससे मैं आगे भी भाग दे सकूं, वरना मुझे मजबूरन कम भाग देने होंगे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 522। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। तन्मय निझुमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि धनुष से छोड़ा गया तीर हवा में ही अपनी दिशा बदल देगा। जैसे ही उसने तीर को अपनी तरफ आता देखा, उसे तुरंत समझ आ गया अब बचने के लिए पीछे हटने का समय नहीं बचा है। उसने जल्दी से अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरे जोर से उस आते हुए तीर पर वार कर दिया। छन्न, तेजी से आता हुआ तीर बीच से ही 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि तीर के टूट जाने के बाद भी वो रुका नहीं। तीर के दोनों टुकड़े अब भी हवा को चीरते हुए सीधे तन्मय निझुमी के गालों की तरफ उड़ते चले आ रहे थे। तन्मय हड़बड़ा गया। अचानक उसे महसूस हुआ 2 ठंडी हवा की धाराएं उसके गालों के पास से गुजर गई और उसी के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी चुभन फैल गई। उसने तुरंत हाथ उठाकर अपने गालों को छुआ। उसे कुछ गर्म सा महसूस हुआ। जब उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो उन पर खून लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? तन्मय के मन में हलचल मच गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने तीर को 2 टुकड़ों में काट दिया था। फिर भी वे उसे चोट कैसे पहुंचा गए? घाव ज्यादा गहरा नहीं था, बस एक हल्की सी खरोंच थी। लेकिन उस छोटी सी चोट ने तन्मय के दिल में बहुत गहरा असर छोड़ दिया। असल में तीर के दोनों टुकड़े उसके गालों से लगभग 1 सेंटीमीटर दूर से गुजरे थे। उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी वो घायल हो गया था। ये बात किसी की समझ से परे थी। ये आखिर हो क्या रहा है? भीड़ में खड़े लोग इस चमत्कारी दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्हें मानना पड़ा कि निया के तीरों की दिशा बदलने वाली चाल वाकई कमाल की कला थी। कई लोगों का मन कर रहा था कि मेज पर हाथ मारकर जोर जोर से उसकी तारीफ करें। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक तीर हवा में उड़ते हुए अपनी दिशा कैसे बदल सकता है। तीर इतने तेज थे कि तन्मय निझुमी भी ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। नंगी आंखों से उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ऐसी कला से तो लोग डरने लगते हैं, लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा हैरानी की बात थी तन्मय के गालों पर आया घाव। सबने साफ देखा था कि तीर के दोनों टुकड़े उसके गालों से थोड़ी दूरी पर से गुजर गए थे। तो फिर वो घायल कैसे हो गया? भीड़ में मौजूद कई लोग खुद भी तीरंदाज थे, लेकिन उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि निया ने आखिर कौन सी चाल इस्तेमाल की थी। निया ने तन्मय की तरफ देखकर शरारती मुस्कान दी। सुनो बेवकूफ, दूसरों को कम समझोगे तो ऐसी मुसीबत में पड़ोगे। हालांकि उसके इरादे ज्यादा नेक नहीं थे,
लेकिन वह तन्मय के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर तीरंदाज ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी नहीं कर सकती। इस पूरे मंथन ग्रह में बहुत ही कम लोग थे जो एक साथ शारीरिक साधना और जादू दोनों का अभ्यास कर सकते थे, और पूरे मंथन ग्रह में सिर्फ निया ही ऐसी थी जो तीरों पर अलग से एकल श्राप लगा सकती थी। क्या? तन्मय अभी पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या है कि अचानक उसके घुटने लड़खड़ा गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर भारी बोझ डाल दिया हो। वो लगभग जमीन पर गिर ही गया था, लेकिन उसकी नजर तेज थी और हाथ फुर्तीले। उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार जमीन पर टिकाकर खुद को संभाल लिया। फिर भी उसके शरीर पर पड़ा भारी बोझ अब भी असहनीय लग रहा था। भाई निझूमी, उसके पास खड़ी शिवानी घबरा गई। अभी कुछ ही पल पहले तो तन्मय बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे अपने ही शरीर का वजन उठाना मुश्किल लगने लगा। आसपास खड़े लोगों की आंखें हैरानी से खेल गई। अभी तक जो युवा तलवारबाज बेहद ताकतवर और शानदार लग रहा था, वह एक पल में इतना कमजोर और असहाय कैसे हो गया? लोगों को तो यह भी लगने लगा कि शायद उन्होंने गलत देखा है, क्योंकि तन्मय अपनी तलवार पकड़कर खड़े रहने के लिए भी पूरी ताकत लगा रहा था, जबकि बाकी लोग अभी भी इस दृश्य से उबर नहीं पाए थे। उसी समय निया ने अपने हाथ में करम धनुष थामे रखा और बहुत ही शांत कदमों से घुटने के बल झुके हुए तन्मय निझूमी की तरफ बढ़ने लगी, और उसके होठों पर उभरती हल्की सी मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। अगर इस चेहरे पर एक कछुआ बना दूं तो कितना मजेदार लगेगा। तू तू क्या करने जा रहा है? शिवानी घबराई हुई आंखों से निया को घूर रही थी, क्योंकि निया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पल पहले तक उसे लगता था कि यह लड़का तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसे क्या पता था कि तन्मय निझूमी जैसा ताकतवर एडवांस तलवार बाज भी इस तरह पिट जाएगा। अब तक भी शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। उस युवा तीरंदाज से थोड़ा डर महसूस करते हुए शिवानी अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह हर कदम बहुत सावधानी से उठा रही थी। निया ने हल्की सी भौं उठाई। उसने चीखती हुई शिवानी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे तन्मय निझूमी की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल उसने अपने करम धनुष से तन्मय की ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दिया। तन्मय का खूबसूरत चेहरा अब पसीने की साफ चमकती बूंदों से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर जो भारी दबाव पड़ा था, उसने उसे बिल्कुल हिलने डुलने लायक नहीं छोड़ा था। मजबूरी में उसे अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा। उसने रोशनी के खिलाफ खड़ी निया की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका दिमाग जैसे कहीं भटक गया, क्योंकि उसने देखा उसके सामने खड़ा लड़का शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसने निया के अजीब चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी सांसों की लय और उसका शरीर उसे किसी जानी पहचानी लड़की की याद दिला रहे थे। तन्मय कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही चटाक निया ने उसके सिर पर हल्की सी चपत मार दी। हार मानते हो या नहीं? निया ने उसे सोचने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और तुरंत सवाल दाग दिया। तन्मय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया कि ये लड़का निया जैसा है, वैसे वैसे उसका शक और मजबूत होता जा रहा था। उसकी बोलने की शैली, उसकी हरकतें और वो परेशान करने वाला अंदाज, सब कुछ उस चालाक लड़की जैसा ही था। क्या ये सच में वही है? लेकिन चाहे वो हो या न हो, तन्मय को हार माननी ही थी। अगर सामने खड़ी ये सच में उसकी दोस्त होती, तो वो वैसे भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता, और ऊपर से उस पर जो भारी दबाव पड़ा था, उस हालत में तो वह लड़ भी नहीं सकता था। तो आखिरकार उसने हार मान ली। मैं हार मानता हूं, तन्मय ने असहज स्वर में कहा।
निया के चेहरे पर तुरंत चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसने तन्मय को छोड़ दिया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगी। शिवानी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तू तू यहां मत आना, वह चीख उठी। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तन्मय इतनी अजीब तरह से हार जाएगा। अब उसे अपनी ही मूर्खता पर पछतावा हो रहा था कि उसने उस शर्त को मान लिया था। निया खतरनाक मुस्कान के साथ धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ती रही। शिवानी ने डरते हुए अपने दोनों हाथ छाती के सामने रख लिए और पीछे हटने लगी। जैसे ही उसने पलटकर भागने की कोशिश की, निया बिजली की तरह आगे झपटी। उसने करम धनुष आगे बढ़ाकर शिवानी के पैर में फंसा दिया। भागने की उसकी कोशिश वहीं खत्म हो गई। एक झटके में निया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल निया ने एक हाथ शिवानी की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया और अपनी पतली उंगली से उसके ठोड़ी को हल्के हल्के सहलाने लगी। निया ने आंखें हल्की सिकोड़ ली और शरारती मुस्कान के साथ शिवानी के नाजुक चेहरे को ध्यान से देखने लगी। एक पल के लिए शिवानी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। निया के इस अंदाज में एक अजीब सी मोहकता थी। उसकी आधी बंद आंखें जैसे किसी जादू की तरह सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। अगर उसके साधारण चेहरे को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसकी आंखें सच में बेहद आकर्षक थी। निया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस चेहरे पर एक कछुआ बना दूं तो कितना मजेदार लगेगा। ये सुनते ही शिवानी जोर जोर से विरोध करने लगी, लेकिन निया ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपनी जादुई अंगूठी से एक कोयले की पेंसिल निकाली और अगले ही पल उसने शिवानी के गोरे चेहरे पर एक बड़ा काला कछुआ बनाना शुरू कर दिया। पूरी सड़क पर अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। कुछ ही लकीरों के बाद निया ने अपना कलाकारी पूरा कर लिया। फिर उसने घृणा से शिवानी को अपने से दूर धक्का दे दिया। निया ने अपने दोनों हाथ सीने के सामने बांध लिए और बड़े आराम से शिवानी के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर बना वो बड़ा काला कछुआ अब साफ दिखाई दे रहा था। वाह, निया संतुष्ट होकर बोली, तुम पर तो ये बहुत जंच रहा है। इतना कहकर उसने हाथ में बची हुई कोयले की पेंसिल को उछालकर सीधा शिवानी के कनपटी पर दे मारा। और उस पल पूरी सड़क पर खड़े लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये छोटी सी बेइज्जती शायद यहीं खत्म नहीं होने वाली। और अगले ही पल जो होने वाला था वो बर्फीले शहर में एक नई हलचल खड़ी कर सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। सड़क पर घुटने के बल बैठी एक मूर्ति। शिवानी ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि वह खुद अपना चेहरा देख नहीं पा रही थी, लेकिन निया के चेहरे पर उभरती शरारती मुस्कान देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी हालत कैसी हो गई होगी। जिस लड़की को हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड रहता था, उसे आज तक किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। चारों तरफ खड़े लोगों की हंसी, उनकी उंगलियां उठाकर इशारा करना, सब कुछ शिवानी को ऐसे लग रहा था जैसे कोई नुकीले कांटे उसके दिल में चुभ रहे हों। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही। आंखों में आंसू भरकर उसने अपना चेहरा ढक लिया और भीड़ के बीच से भाग गई। निया ने हल्का सा चा करते हुए जीभ चटकाई। उसने मन ही मन सोचा, ये बिगड़े हुए बच्चे आज भी उतने ही कमजोर हैं जितने पहले थे। फिर उसने अपने हाथ झाड़े जैसे उन पर लगी धूल साफ कर रही हो। इसके बाद उसने करम धनुष और अपना तीरों का तरकश उठाया और उन्हें अपनी जादुई अंगूठी में वापस रख दिया। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको। तन्मय निझूमी बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। उसकी आवाज भारी और थकी हुई लग रही थी। निया ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और हल्का सा पलक झपकाई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे श्राप लगने के बाद भी यह बेवकूफ अभी तक टिका हुआ है। वह मानने पर मजबूर थी कि तन्मय का शरीर वाकई बहुत मजबूत था। क्या तुम? तन्मय ने उस परिचित पीठ को देखते हुए कहा।
उसके दिल में उठता शक अब और गहरा हो रहा था। लेकिन निया ने बस आंखें घुमाईं और बिना एक शब्द बोले वहां से चल दी। उसे लगा कि इस बेवकूफ का इलाज अब किसी के पास नहीं है। सोचो, कई महीनों तक एक ही हॉस्टल के कमरे में रहने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवानी और तन्मय दोनों को सबक सिखाने के बाद निया सबके हैरान चेहरों के बीच से सीना तानकर चलते हुए वहां से निकल गई। आज की लड़ाई का नतीजा हर किसी की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। जिस कमजोर समझे जाने वाले युवा तीरंदाज को लोग मजाक समझ रहे थे, उसी ने शानदार जीत हासिल कर ली थी। और बेचारा तलवारबाज तो जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं पा सका। जब तमाशा खत्म हुआ तो भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। थोड़ी देर पहले बना अस्थायी लड़ाई का मैदान फिर से अपनी पुरानी चहल पहल में लौट आया। लेकिन सड़क के बीचों बीच अब भी एक व्यक्ति घुटनों के बल झुका हुआ था। वह आसमान की तरफ देखकर मन ही मन करा रहा था। तन्मय निझूमी को लग रहा था कि उसकी किस्मत आज सबसे ज्यादा खराब है, वरना उसे इतनी शर्मनाक घटना का सामना क्यों करना पड़ता। उसके शरीर पर पड़ा अजीब सा भारी बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। वह बस चुपचाप आंसू पोंछता रहा और मूर्ति की तरह उसी मुद्रा में खड़ा रहा। कुछ देर बाद सड़क पर 3 खूबसूरत नौजवान दिखाई दिए। तन्मय लगभग नींद में जाने वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा बोझ गायब हो गया है। आह! वह उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके सामने 3 शैतानों के चेहरे दिखाई दिए। अरे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तन्मय ने हैरानी से उन तीनों को देखा। आर्यन, यंकेश और यादनेश। असल में यही तीनों थे जिनकी वजह से वह इस मुसीबत में फंसा था। आर्यन ने जम्हाई लेते हुए अपना हाथ यादनेश के कंधे पर टिका दिया। वह ऐसे दिख रहा था जैसे अभी अभी सोकर उठा हुआ आलसी बिल्ली का बच्चा हो। हमने सुना कि तुमने बर्फीले शहर की सड़क पर खड़े होकर खुद को पत्थर की मूर्ति बनाने की कला दिखाने का फैसला किया है। आर्यन ने आलस भरे अंदाज में कहा। तो हम तीनों तुम्हारा हौसला बढ़ाने आ गए। तन्मय के होंठ हल्के से फड़क गए। क्या शिवानी तुम्हें बुलाने गई थी? सिर्फ शिवानी को ही पता था कि उसकी यहाँ बेइज्जती हुई है, और अभी कुछ ही देर पहले वह रोती हुई भागी थी। तन्मय को लगा था कि रास्ते में वह कोई नया तमाशा जरूर करेगी, लेकिन लगता है उसकी चिंता बेकार थी। यादनेश ने जवाब दिया, वह वापस तो आ गई है, लेकिन इस वक्त कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही है। फिर उसने भौहें चढ़ाई। लेकिन तुम दोनों ने आखिर किया क्या? उसके चेहरे पर इतना बड़ा कछुआ क्यों बना हुआ है? आर्यन ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। हाँ, सच में बहुत बड़ा कछुआ। हालांकि उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। यंकेश ने तन्मय की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो बस उसे घुमाने ले जाना था, फिर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर दी? तीनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। वे यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर शिवानी रोते हुए क्यों वापस आई, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासा उन्हें इस बात की थी कि तन्मय निझूमी अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा था। और जब तन्मय ने उनकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उभरती शर्म और गुस्से की मिलीजुली अभिव्यक्ति देखकर लग रहा था कि वह जो कहानी सुनाने वाला है वह शायद इन तीनों को भी हैरानी में डाल देगी। और हो सकता है कि इसी कहानी से एक नया झगड़ा जन्म लेने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।
तन्मय निझूमी एक घटिया और बेशर्म झूठा है। तन्मय निझूमी का मूड बेहद खराब था। बल्कि सच कहे तो जितना उदास वो था, उतना शायद ही कोई और होता। वो अपने सामने खड़े उन तीनों झल्लाने वाले दोस्तों को देख रहा था, जिनके चेहरों पर साफ साफ जिज्ञासा टपक रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस भरी और बोला, अगर मैं कहूँ कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ और जो जीता उसने शिवानी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा काला कछुआ बना दिया, लेकिन हार मैं गया, तो तुम लोग मानोगे? तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। मजाक मस्ती अपनी जगह थी, लेकिन वो लोग तन्मय निझूमी की ताकत अच्छी तरह जानते थे। शौर्य एकेडमी में ऐसा कोई तलवारबाज नहीं था जो उसे हरा सके, और पूरे रंगून साम्राज्य में भी उसकी उम्र के ऐसे लोग बहुत ही कम थे जो तन्मय के सामने टिक पाते। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तूने फिर किस देवता को नाराज कर दिया? तन्मय ने उसे घूर कर देखा, फिर थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, अगर मैं कहूँ कि जिससे मेरी भिड़ंत हुई वो शायद निया थी, तो तुम लोग मानोगे? जैसे ही उसने ये कहा, तीनों के चेहरे एकदम से सख्त हो गए। आर्यन ने भौं उठाई, तू कह रहा है कि तूने निया से लड़ाई की? तन्मय ने तुरंत आंखें घुमाई और बोला, अरे लड़ाई मत बोल, तुलना कर रहे थे बस। क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जो यूं ही किसी से भी लड़ पड़े? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, हाँ तू बिल्कुल ऐसा ही है। तन्मय का तो दिल किया कि वहीं खड़े खड़े खून उगल दे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ठीक ठीक बता क्या हुआ था? पूरी लड़ाई शुरू से सुना, फिर मैं समझता हूँ मामला क्या है। तन्मय ने सिर खुजलाया, फिर पूरी घटना विस्तार से सुनानी शुरू कर दी। कैसे उसने शिवानी की तरफदारी करते हुए उस रहस्यमयी तीर धनुष वाले तीरंदाज से मुकाबला किया, कैसे तीर उसके चेहरे को बस हल्का सा छूकर निकल गया, और कैसे वो अजीब सा बेजान श्राप उस पर पड़ गया जिससे वो सड़क पर मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। सब सुनने के बाद आर्यन ने थोड़ी सहलाई और गहरी सोच में पड़ गया। उसकी नजरें उदास खड़े तन्मय पर टिक गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, तो मतलब तू शिवानी की रक्षा करने गया, और जिससे तू भिड़ा वो शायद वही छोटी शैतान निया थी, और उसने तुझे हरा दिया। असल में आर्यन लगभग पक्का कर चुका था कि वो सामने वाली निया ही थी। जादूगरी विभाग के तीरंदाज मुकाबले में निया ने वल्ली के साथ जो मुकाबला किया था, वो अभी तक आर्यन के दिमाग में ताजा था। उस दिन उसके तीरंदाजी के हुनर ने सबको दंग कर दिया था। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा हो सकता था जो इतनी जबरदस्त तीरंदाजी दिखा सके, तो वो सिर्फ निया ही हो सकती थी। और फिर तन्मय की बातों से एक और बात साफ थी, तीर सीधे नहीं लगा था, बस उसके चेहरे को छूकर निकल गया था और हल्की सी खरोंच छोड़ गया था। जब यंकेश ने उसका घाव देखा था, तब उसे वहां हल्की सी काले जादू की बची हुई ऊर्जा महसूस हुई थी, जो सिर्फ श्राप इस्तेमाल करने वालों में होती है। और फिर तन्मय कुछ देर तक अपनी उंगली तक नहीं हिला पाया था। इसका मतलब साफ था, उस पर श्राप डाला गया था। पूरे मंथन ग्रह में ऐसा कौन हो सकता था जो एक साथ धनुष से तीर चलाए और श्राप भी डाल दे? सिर्फ वही लड़की जो पिछले 2 महीने से गायब थी, निया। तन्मय ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और कराहते हुए बोला, मुझे कैसे पता होता कि वो निया है? अगर पता होता तो क्या मैं उससे भिड़ता? यंकेश ने उसे अजीब नजरों से देखा। मुझे नहीं लगता असली समस्या वो है। तन्मय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यंकेश ने धीरे धीरे कहा, अगर वो सच में निया थी, तो वो हमेशा तुझे एक नालायक हर्बलिस्ट समझती थी। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से आगे बोला, लेकिन आज की मुलाकात में उसने देखा कि तू तलवार बाज की कला इस्तेमाल करके लड़ रहा था। वाक्य वहीं अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन तन्मय के दिल में ठंड सी उतर गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अचानक उसे एहसास हुआ, उस अजीब सी मुलाकात ने निया के दिमाग में शायद सिर्फ एक ही बात छोड़ी होगी, तन्मय निझूमी एक घटिया और बेशर्म झूठा है। ये सोचते ही तन्मय का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो, और उसी पल उसके दिल में एक डर धीरे धीरे उभरने लगा। अगर निया ने सच में यही सोच लिया है, तो जब अगली बार वो दोनों आमने सामने मिलेंगे, तब क्या होने वाला है?
आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। शिवानी और आरव दोनों की नजरें। वो पूरी तरह से सदमे में था। अगर वो छोटी शैतान निया होती तो लड़ाई से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि तन्मय निझूमी ने उससे झूठ बोला था, तन्मय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के ऊपर काले बादलों का एक बड़ा झुंड धीरे धीरे मंडरा रहा हो और उन बादलों के बीच बीच में हल्की हल्की गरज भी सुनाई दे रही हो। अचानक तन्मय ने हाथ उठाकर कहा, रुको। उसने घबराकर एक बड़ा सा घूंट निगला और जल्दी से बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ है। असल में तन्मय का इरादा था कि वो अपनी असली पहचान बता देगा, लेकिन जब वो हर्बलिस्ट विभाग में दाखिल हुआ था तब उसने अपने बूढ़े बाप से 3 शर्तों पर हामी भरी थी। पहली, वो तलवारबाज की कला और शारीरिक साधना का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी, वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। तीसरी, वो अपनी असली ताकत छिपाकर रखेगा। इसी वजह से उसने ये बात निया से भी छिपाई थी। वो झूठा नहीं था। आर्यन, यंकेश और किरव ने तन्मय का चेहरा देखा। उन तीनों के चेहरे पर जरा भी हमदर्दी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि निया इस अकादमी टूर्नामेंट को लेकर कितनी गंभीर थी, और उसके 2 महीने तक गायब रहने की वजह से वो सब भी काफी परेशान थे। उन्होंने अपने अपने सभी संपर्कों को लगा दिया था ताकि निया का कोई सुराग मिल सके, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आखिर में उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी कि निया टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वापस आ जाए, वरना उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। खुशकिस्मती से वो समय पर लौट आई थी। यंकेश ने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए कहा, अगर निया वापस आ गई थी तो वो शौर्य एकेडमी के होटल क्यों नहीं गई? आर्यन ने आलस भरे अंदाज में कंधे उचकाए और बोला, तीरंदाज और हर्बलिस्ट विभाग के ट्रायल तो खत्म हो चुके हैं। अगर निया अब टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है तो उसे सिर्फ काला जादू विभाग के प्रतिनिधि के रूप में ही आना पड़ेगा। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और अभी वो अपने टीचर के साथ ही होगी। खैर, मंथन ग्रह में काला जादू की बदनामी सबको पता है। अगर उसने पहले ही अपनी पहचान दिखा दी तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आर्यन ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब जबकि वो बर्फीले शहर में पहुंच चुकी है, मुझे यकीन है कि वो टूर्नामेंट के दौरान खुद सामने आ जाएगी। फिर उसने थोड़ा खिंचाव लेते हुए अपने शरीर को सीधा किया। उसका लंबा और पतला शरीर देखते ही पास बैठी कई लड़कियों के मुंह से धीमी धीमी आहें निकल गईं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, हमें टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो छोटी निया हम सबको ही नीचा समझेगी। थोड़ी देर तक और बातें करने के बाद सबको बोरियत होने लगी। आखिरकार चारों दोस्त उठे और होटल वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरों के पास पहुंचे, तभी शिवानी के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तन्मय ने पलकें झपकाईं। ये अभी भी रो रही है? उसने हैरानी से कहा, हम गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अगर कोई पूरा पानी से बना भी हो तो अब तक उसके आंसू खत्म हो जाते, लेकिन लगता है शिवानी के आंसू खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तीनों दोस्तों ने बस कंधे उचका दिए। सच कहें तो अगर निया की वजह ना होती तो वो लोग शिवानी के साथ समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तन्मय ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो यार, चलो सोते हैं। उसका दिमाग अभी भी इस बात में उलझा था कि उसने निया से अपनी ताकत छिपाई थी, इसलिए उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो शिवानी की चिंता करे। इस तरह
ये चारों निर्दयी कमीने सीधे अपने अपने कमरों में चले गए। उधर एक कमरे में आरव दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। जैसे ही उसने लगातार 4 दरवाजों के बंद होने की आवाज सुनी, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो मुड़ा और शिवानी की तरफ देखा, जो अभी भी रोती हुई सुंदरी की तरह सिसक रही थी। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, दीदी, वो सब सोने चले गए हैं। लगता है किसी का भी तुम्हें देखने आने का इरादा नहीं है। जैसे ही शिवानी ने यह सुना, उसका चेहरा एकदम बदल गया। जो दुख और शिकायत अभी तक उसके चेहरे पर थी, वो सब पल भर में गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर सिर्फ घमंड और गुस्सा बाकी था। और शायद अब उसके दिमाग में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। ऐसी चाल जो आने वाले टूर्नामेंट में किसी के लिए भी बड़ा तूफान खड़ा कर सकती थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। निया के दिमाग में शरारती ख्याल। अब किसी की खैर नहीं। ये क्या बकवास है। न तो कोई मुझे ढांढस बंधाने आया, न ही किसी ने मेरा बदला लेने की सोची। शिवानी गुस्से में चिल्लाई और धड़ाम से बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। उसके चेहरे पर अभी अभी रोने का जो मासूम सा भाव था, वह पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह खीज और झुंझलाहट ने ले ली। आरव कुर्सी पर बैठा था। अपनी बहन का असली रूप सामने आते ही वह बस लाचार होकर उसे देखता रह गया। शिवानी के चेहरे के भाव पल भर में कैसे बदल जाते हैं, यह बात आरव से बेहतर कोई नहीं जानता था। अभी थोड़ी देर पहले जो आंसू और दुख का नाटक था, वह सब बस उन लड़कों का ध्यान खींचने के लिए था। जब आर्यन और उसके 2 साथी तन्मय निझूमी को ढूंढने गए थे, उसी समय शिवानी ने आरव को हुक्म दिया था कि वह नहाने का पानी तैयार करे ताकि वह अपने चेहरे की सारी गंदगी धो सके। उसके बाद उसने आरव को दरवाजे के बाहर पहरा देने को कहा था। जैसे ही वे लोग वापस आए, तुरंत उसे खबर दे ताकि वह अपना अगला नाटक शुरू कर सके। लेकिन अफसोस, उसने तो सारी तैयारी कर रखी थी, मगर जिन लड़कों के सामने उसे यह नाटक करना था, वे तो जैसे हड़ताल पर चले गए हों। कोई भी उसके पास लौटकर आया ही नहीं। शिवानी गुस्से में दांत पीसने लगी। आरव ने अपनी बहन के चेहरे पर उभर आई बदसूरत झुंझलाहट को देखा और धीरे से बोला, दीदी, पिताजी ने तो आपको किरीन परिवार के तीसरे युवा स्वामी के करीब जाने को कहा था। मुझे पता है। शिवानी ने चिढ़कर आंखें घुमा दीं। जटायु परिवार के भविष्य को लेकर हालात अच्छे नहीं थे। बहुत संभावना थी कि पूरा परिवार आखिरकार निया के हाथों में चला जाए। निशा के पति नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उस बेकार समझी जाने वाली लड़की के सामने खुद को छोटा करें। जब उन्हें अपनी बेटी की आर्यन में दिलचस्पी का पता चला, तो उन्होंने काफी जतन करके शिवानी को उसके करीब जाने का मौका दिलाया था। इसीलिए उन्होंने कुछ गुप्त और गलत तरीकों का सहारा लेकर अपने बच्चों के नाम इंटरकादमी टूर्नामेंट की सूची में शामिल करवा दिए। उनकी योजना साफ थी। टूर्नामेंट के दौरान शिवानी और आर्यन एक दूसरे के साथ समय बिताएं और धीरे धीरे करीब आए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन के साथ साथ 3 और बेहद आकर्षक युवक उसके सामने आ खड़े हुए थे। उन चारों की खूबसूरती और रौब देखकर शिवानी की आंखें ही चौंधिया गई थीं। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक अजीब कल्पना बुन ली कि वह ऐसी अद्भुत सुंदरी है जिस पर हजारों लोग मरते हैं, और ये चारों युवक भी उसके आकर्षण में बंधे हुए हैं। अब हाल ये था कि वह सिर्फ आर्यन के पीछे नहीं पड़ी रहती थी,
बल्कि उन चारों दोस्तों के आसपास मंडराती रहती, मानो तय ही नहीं कर पा रही हो कि उनमें से किसे चुने। आरव अपनी बहन के इस बेलगाम व्यवहार को देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। भले ही आर्यन और उसके दोस्त उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते थे, लेकिन आरव साफ महसूस कर सकता था कि वह सब बस औपचारिकता भर है। असल में उनमें से किसी को भी शिवानी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आरव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यह बात अपनी बहन से कह सके, इसलिए वह चुपचाप उसकी हर बात मानता रहता था। मेरा मूड खराब हो गया है, तुम अब जाओ यहां से, मैं सोने वाली हूं। शिवानी ने झल्लाकर अपने भाई को कमरे से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ। फिर उसने दीपक बुझा दिया और कंबल ओढ़कर बिस्तर में लेट गई। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे उसके दिमाग में वही चारों नौजवान घूमने लगे। उनके खूबसूरत चेहरे, उनका रौब, उनका अंदाज। धीरे धीरे वह अपनी ही कल्पनाओं में डूबते डूबते नींद की दुनिया में खो गई। लेकिन रात की गहरी खामोशी में अचानक एक हल्की सी आहट हुई। खिड़की के पास एक नन्ही सी परछाई चुपचाप अंदर घुसी। अंधेरे में खड़ी निया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बिस्तर पर सो रही शिवानी को घूरकर देखने लगी। असल में तन्मय निझूमी से बात खत्म होने के बाद निया वहां से गई ही नहीं थी। वह भीड़ में चुपचाप छिपी रही थी। तन्मय को सबक सिखाना एक बात थी, लेकिन अगर उस पर श्राप लगे होने की हालत में कोई उसे लूट लेता या पीछे से हमला कर देता तो यह बात निया को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए वह कुछ देर और वहीं छिपी रही। इतनी देर में उसने इंतजार करते करते एक दो नहीं, पूरे दर्जन भर बन खा लिए थे। अब उसका पेट इतना भर चुका था कि चलना भी भारी लग रहा था। तभी आर्यन और उसके साथी तन्मय को बचाने के लिए वहां पहुंचे। सड़क पर उस समय इतना शोर और भीड़ थी कि निया को उनकी बातचीत सुनाई ही नहीं दी। लेकिन जब वे चारों वहां से लौटे तो यह शरारती छोटी निया चुपके चुपके उनके पीछे लग गई। और अब बर्फीले शहर की इस शांत रात में शिवानी के कमरे की खिड़की के पास खड़ी निया की आंखों में एक खतरनाक चमक तैर रही थी, मानो उसके दिमाग में फिर से कोई नई शरारती योजना जन्म ले चुकी हो। और शायद अगली ही रात किसी की शांत जिंदगी में तूफान आने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 528। काला जादू फिर से रणभूमि पर कदम रखने वाला था। वो असल में अपने दोस्तों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक शिवानी और आरव दिख गए। बस फिर क्या था? निया का मूड एकदम से शानदार हो गया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि शिवानी नींद में हल्की मुस्कान के साथ सो रही थी। निया ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और कुछ सोचने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार शरारती ख्याल आया। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी जादुई अंगूठी से एक बेहद खूबसूरत और तेज धार वाला खंजर निकाला और उसे शिवानी के सुंदर चेहरे के पास लाकर नापने लगी। फिर वह थोड़ा झुककर शिवानी के घने, लंबे काले बालों को ध्यान से देखने लगी। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी का एक छोटा सा टुकड़ा कमरे को हल्का सा रोशन कर रहा था। और तभी स्विश स्विश, अचानक काले रेशमी बालों की लटें धीरे धीरे कमरे में इधर उधर बिखरने लगीं। कुछ ही पलों बाद निया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी नज़र अब शिवानी के चमचमाते गंजे सिर पर थी। उसके होठों पर एक दबादबा सा हंसी का भाव आया। उसने आराम से अपना खंजर वापस रख लिया और बिना कोई आवाज किए खिड़की से बाहर निकल गई। इस तरह आधी रात के सन्नाटे में एक भयानक त्रासदी चुपचाप घट चुकी थी और कमरे में सो रही शिवानी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था।
अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, रंगून साम्राज्य का एकेडमी टूर्नामेंट आखिरकार शुरू हो गया। लेकिन सुबह की शांति अचानक टूट गई। उस होटल में जहां शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट ठहरे हुए थे, एक बेहद तीखी चीख पूरे होटल में गूंज उठी। उधर आर्यन, तन्मय, निझूमी और उनके बाकी दोस्त तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। जब वे सब गलियारे में मिले तो एक दूसरे की आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तभी तन्मय ने भौहें सिकोड़ते हुए शिवानी के बंद कमरे की तरफ देखा और बोला, अरे, ये क्या अजीब बात है। वो लड़कों के पीछे पागल रहने वाली लड़की आज इतनी चुप क्यों है? वो हंसते हुए बोला, अब तक तो उसे जोकर की तरह सज-धज कर बाहर आ जाना चाहिए था और फिर हमें घूर घूर कर इशारे करने चाहिए थे। आर्यन ने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी जो भयानक चीख सुनाई दी थी, तुमने नहीं सुनी क्या? तन्मय ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, सुनी तो थी। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो आवाज उसी के कमरे से आई थी। उसने कंधे उचकाए। मुझे लगता है आज वो हमें दिखाई नहीं देगी। तन्मय ने भौहें उठाईं। अच्छी खबर है। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। इसी बीच होटल की लॉबी में बोयान पहले से मौजूद थे। उन्होंने साधारण लेकिन गरिमामय कपड़े पहन रखे थे। उनके दोनों तरफ 6 विभागों के प्रमुख खड़े थे और सामने शौर्य एकेडमी के 6 विभागों के प्रतिनिधि स्टूडेंट शांत खड़े थे। बोयान की तेज नज़र उन 6 शानदार युवाओं पर घूमी। फिर उनके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज का दिन वो दिन है जब तुम सब शौर्य एकेडमी का प्रतिनिधित्व करोगे। उन्होंने एक एक स्टूडेंट की ओर देखा। इस पल से यह सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं है। अब तुम अपने अपने विभाग के लिए लड़ोगे। उनकी आवाज और मजबूत हो गई। अपने क्लासमेट्स और अपने टीचरों के सम्मान के लिए लड़ो और जीत कर लौटो। उनकी बात खत्म होते ही शौर्य एकेडमी की टीम टूर्नामेंट के मैदान की ओर रवाना हो गई। उधर बाकी एकेडमियों की टीमें भी अपने अपने स्थानों से निकल चुकी थीं। आज उस शहर में हर स्टूडेंट अपनी एकेडमी की शान और सम्मान के लिए लड़ने वाला था। दूसरी तरफ निया ने अपने कपड़े पहन लिए। उसने अपना भेस बदलने का पोषण इस्तेमाल कर बनाया हुआ चेहरा ठीक किया। फिर जब उसने सामने यदुराज को भी भेस में देखा तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। यदुराज ने अपनी कमर सीधी की। उनकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, चलो आज देखते हैं रंगून साम्राज्य की अलग अलग एकेडमियों के ये स्टूडेंट कितने काबिल हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही जोश था। कितने ही साल बीत गए थे जब आखिरी बार काला जादू, श्राप विद्या का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति बर्फीले शहर में दिखाई दिया था। लेकिन आज से सब कुछ बदलने वाला था। आज काला जादू फिर से रणभूमि पर कदम रखने वाला था। निया की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसे पूरा भरोसा था, एक दिन ऐसा आएगा जब काला जादू करने वालों की भी मंथन ग्रह और रंगून साम्राज्य में अपनी एक मजबूत जगह होगी। और शायद उस दिन की शुरुआत आज के इस टूर्नामेंट से ही होने वाली थी। लेकिन निया को अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस टूर्नामेंट के मैदान में उसका सामना जल्द ही ऐसे लोगों से होने वाला है जो उसकी असली पहचान के बेहद करीब पहुंचने वाले थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 529 2220 प्रतियोगी एक साथ। रंगून साम्राज्य का अकादमी टूर्नामेंट सभी अकादमियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता था। इस प्रतियोगिता में वही स्टूडेंट हिस्सा ले सकते थे जो अपनी अपनी क्लास और विभाग के सबसे टॉप और मजबूत आधार माने जाते थे।
हर अकादमी चाहती थी कि उनके स्टूडेंट इस टूर्नामेंट में शानदार उपलब्धि हासिल करें, ताकि रंगून साम्राज्य में उनकी अकादमी की प्रतिष्ठा और स्थान और भी ऊंचा हो सके। रंगून साम्राज्य में कुल 16 टॉप अकादमियां थीं, और इनके अलावा असंख्य मध्यम और निचले स्तर की अकादमियां भी मौजूद थीं। अकादमी की ताकत चाहे जैसी भी हो, लगभग सभी अकादमियां इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराती थी, ताकि उनके स्टूडेंट भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। काला जादू के पेशे को छोड़कर हर अकादमी अलग अलग पेशों से 6 स्टूडेंट भेजती थी। इन 6 प्रतिभागियों के अलावा हर विभाग के डीन और प्रमुख टीचर भी वहां मौजूद रहते थे। कुल मिलाकर ये ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रंगून साम्राज्य के श्रेष्ठ टीचरों का एक विशाल जमावड़ा लग गया हो। इस टूर्नामेंट में कुल 370 अकादमियां हिस्सा ले रही थी। अगर हर अकादमी के 6 स्टूडेंट गिने जाए तो कुल मिलाकर 2220 स्टूडेंट प्रतियोगिता में उतरने वाले थे, और स्टूडेंट्स के अलावा वहां मौजूद टीचर और प्रिंसिपल की संख्या तो उनसे भी कहीं ज्यादा थी। ये पूरा इंटर अकादमी टूर्नामेंट बर्फीले शहर के अंदर आयोजित किया गया था। वहां का विशाल मैदान इतना बड़ा था कि उसमें दसियों हजार दर्शक चारों तरफ बैठकर मुकाबले देख सकते थे। मंच को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, ताकि हर पेशे के लिए अलग जगह हो, और हर क्षेत्र में मुकाबलों के लिए 10-10 अखाड़े बनाए गए थे। सुबह अभी पूरी तरह से उजली भी नहीं हुई थी कि अलग अलग अकादमियों के श्रेष्ठ स्टूडेंट उस विशाल कोलोसियम में प्रवेश करने लगे। यह कोलोसियम इतना विशाल था कि उसमें दसियों हजार लोग आराम से बैठ सकते थे, इसलिए अभी आए हुए कुछ हजार लोग उस विशाल जगह को भर भी नहीं पा रहे थे। अकादमियों के लोगों के अलावा भी वहां कई अन्य लोग मौजूद थे जो इस प्रतियोगिता को देखने आए थे। उनमें से कुछ रंगून साम्राज्य के अलग अलग कुलीन परिवारों से थे। वे यहाँ इसलिए आए थे ताकि किसी प्रतिभाशाली युवक को देखकर उसे अपने परिवार में शामिल कर सकें। कुछ ऐसे भी महान विशेषज्ञ थे जो वर्षों से एकांत में साधना कर रहे थे। वे यहाँ इस उम्मीद से आए थे कि कोई असाधारण प्रतिभा वाला युवक मिले जिसे वे अपना शिष्य बना सकें। और कुछ लोग तो बस जोश से भरे दर्शक थे जिन्हें रोमांचक लड़ाइयाँ देखने का शौक था। आखिरकार इस टूर्नामेंट के मुकाबले अक्सर इतने रोमांचक होते थे कि कोई भी व्यक्ति इस महामुकाबले को मिस नहीं करना चाहता था। जहां तक अकादमियों की बात थी, ये टूर्नामेंट उनके लिए अपनी अकादमी को और ऊंचे स्थान तक पहुंचाने का बेहतरीन मौका था, और जो स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले रहे थे उनके लिए ये मंच यश और धन कमाने का अनोखा अवसर था। भले ही कोई स्टूडेंट विजेता न बने, लेकिन अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो भी कई कुलीन परिवार उसे अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। असल में सभी स्टूडेंट शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरह समृद्ध नहीं थे। उनमें से बहुत से स्टूडेंट गरीब परिवारों से आते थे, इसलिए वे इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा और ताकत दिखाकर उन कुलीन परिवारों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। अगर उन शक्तिशाली परिवारों में से किसी ने उन्हें पसंद कर लिया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। हालांकि सच तो ये था कि असली प्रतियोगिता केवल टॉप 16 अकादमियों के बीच ही होती थी। बाकी अकादमियों के स्टूडेंट्स का स्तर उन 16 टॉप अकादमियों के स्टूडेंट्स के सामने टिक ही नहीं सकता था, और इसके अलावा विजेता के लिए जो विशेष इनाम रखा गया था वह भी कई कमजोर प्रतिभागियों को डराने के लिए काफी था, क्योंकि इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनने वाले को इनाम में एक पूरा क्षेत्र और एक शहर का स्वामी बनने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन वह जमीन कोई साधारण जगह नहीं थी। वह मंथन ग्रह की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक थी। वीरान भूमि। वहां इंसानों की बस्ती लगभग न के बराबर थी। चारों तरफ बस बंजर जमीन, टूटा फूटा शहर और ऐसे दानव बिस्ट घूमते थे जिनका नाम सुनकर ही बहुत लोगों के होश उड़ जाते थे। इसलिए अधिकांश लोगों की नजर में ये इनाम किसी वरदान से ज्यादा एक भयानक सजा जैसा लगता था। और ठीक इसी वक्त उस विशाल अखाड़े में कदम रखने वाली निया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वह उसी वीरान भूमि के रहस्य को जीतने के लिए ही यहाँ आई हो। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा तूफान बहुत जल्द उठने वाला है। चैप्टर 530। बिना किसी शर्त के आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह वीरान भूमि में हजारों सालों से वीरान पड़ी किसी टूटी फूटी सिटी को फिर से एक समृद्ध शहर में बदलना बेहद महंगा काम था। इतना ही नहीं, वहां बसे दानवों को साफ करने के लिए भी बहुत सारा धन और बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ती थी। रंगून साम्राज्य पहला साम्राज्य नहीं था जिसने वीरान भूमि में किसी शहर को इनाम के तौर पर दिया हो।
मंथन ग्रह के अलग अलग देशों में होने वाले टूर्नामेंटों में भी अक्सर ऐसा ही इनाम रखा जाता था। लेकिन हजारों सालों के इतिहास में भले ही कई टूर्नामेंट विजेता अपने साथ ढेर सारे लोग और संसाधन लेकर उस प्रतिबंधित इलाके में गए हों, फिर भी उनमें से सिर्फ 3 लोग ही वहां अपनी ताकत और सत्ता स्थापित कर पाए थे। यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों को ये इनाम असल में बहुत भयानक लगता था। अलग अलग साम्राज्यों के ताकतवर परिवारों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी वीरान भूमि के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसलिए केवल वही परिवार जिनके पास बेहिसाब दौलत और संसाधन थे, उस बंजर जमीन में अपना सोना लगाने का साहस करते थे ताकि अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा सकें। रंगून साम्राज्य में ऐसे साहसी परिवारों की गिनती दोनों हाथों की उंगलियों पर ही की जा सकती थी। स्वाभाविक रूप से 5 महान कुलीन परिवार उस सूची में शामिल थे। उनके अलावा 3 या 4 और कुलीन परिवार थे जिनके पास लगभग उतनी ही दौलत थी। जहां तक बाकी लोगों की बात थी, उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बेशक अगर कोई साधारण स्टूडेंट टूर्नामेंट जीत जाता तो कई ताकतवर गुट उसे सहयोग देने के लिए आगे आते ताकि वो वीरान भूमि को विकसित कर सके। वीरान भूमि में कुल 3 शहर ऐसे थे जो इंसानों के कब्जे में थे। उनमें से एक शहर दिव्यपख भूमि के टूर्नामेंट के विजेता का था। वह एक साधारण परिवार से आया था, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर उसने सारे विरोधियों को हराकर चैंपियनशिप हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, उसे दिव्यपख भूमि के 4 सबसे बड़े योद्धा समूहों में से एक का समर्थन भी मिला था। उन्होंने बेहिसाब सोना खर्च किया और दसियों हजार योद्धाओं को भर्ती किया, तब जाकर वे वीरान भूमि में अपनी नींव जमाने में सफल हुए। बाकी 2 शहरों के प्रमुखों में से एक निलांग साम्राज्य से था और दूसरा सातवें राज्य से, लेकिन रंगून साम्राज्य का अभी तक उन शहरों से कोई संबंध नहीं था। जब 3 देशों ने पहले ही वीरान भूमि में अपनी नींव जमा ली थी, तो रंगून साम्राज्य के सम्राट के लिए शांत बैठे रहना मुश्किल हो गया था। वह हमेशा से उम्मीद कर रहे थे कि कोई असाधारण प्रतिभाशाली युवा आगे आए और वीरान भूमि में रंगून साम्राज्य का झंडा गाड़ दे। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही देर में वो विशाल स्टेडियम लोगों से भर गया। हर अकादमी के स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी अकादमी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और सीने पर अकादमी का बैज लगा रखा था, ताकि भीड़ आसानी से पहचान सके कि वे किस अकादमी से आए हैं। विभिन्न प्रभावशाली परिवार भी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे, लेकिन 5 महान कुलीन परिवारों की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। सिवाय जटायु परिवार के बाकी 4 परिवारों के युवा प्रमुख पहले ही टूर्नामेंट में भाग लेने की योग्यता हासिल कर चुके थे। कुछ लोग तो ये भी आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे कि आखिर आज जटायु परिवार का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया। हालांकि उस दिन ज्यादातर दर्शकों को 5 महान कुलीन परिवारों की गपशप में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी असली दिलचस्पी तो सिर्फ एक चीज में थी, इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बनेगा। क्योंकि पहले के विजेता वीरान भूमि में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार रंगून साम्राज्य के सम्राट ने एक और बड़ा वादा किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी नया चैंपियन बनेगा, उसे रंगून साम्राज्य की तरफ से बिना किसी शर्त के आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वह वीरान भूमि में अपनी ताकत खड़ी कर सके। ये रकम इतनी विशाल थी कि उसे सुनकर किसी की भी आंखों में लालच चमक उठे, और उसी लालच, उम्मीद और महत्वाकांक्षा से भरे माहौल में स्टेडियम के अंदर बैठे हजारों लोगों की निगाहें धीरे धीरे उस मंच की ओर उठने लगी, जहां से जल्द ही टूर्नामेंट की असली शुरुआत होने वाली थी, और शायद वहीं से किसी की किस्मत बदलने वाली थी।